मेरे दोस्त लोग नेपाल में काम करते थे और बहुत ही सारे पैसे कमा रहे थे। अब मेरे दोस्त लोग गांव में सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। मेरे घर की हालत बहुत ही खराब थी और अब मुझे पैसों की बहुत ही जरूरत थी। और फिर एक दिन पैसों के लालच में मैं भी अपने दोस्त के पास नेपाल पहुंच गया, क्योंकि मुझे भी ढेर सारा पैसा कमाना था। लेकिन जैसे मेरे सामने पैसे कमाने की सच्चाई आई, मेरे तो होश उड़ गए। मुझे समझ में नहीं आने लगा मैं क्या करूं, क्योंकि मैं एक ऐसा दलदल में फंस गया था कि मुझे रास्ता ही नहीं दिख रहा था। और फिर एक दिन मेरा नाम पंकज है। मैं अपनी माँ और पिताजी के साथ पंजाब के गांव में रहता हूँ। हम लोग पास थोड़ी सी जमीन है, जिसमें मैं और मेरे पिताजी मिलकर मजदूरी करते हैं। और फिर उससे जो कमाई होती है, उससे हमारा परिवार गुजारा चलता है। मेरा बड़ा भाई बिल्कुल नशेड़ी बन चुका है। पापा ने लाख समझाया कि कोई काम धंधा कर लो, लेकिन भाई को बात ही समझ में नहीं आती। वह तो हर समय शराब के नशे में रहते थे। इसलिए अब माँ और पिताजी ने उन्हें कुछ भी कहना छोड़ दिया था। मेरी एक बड़ी बहन भी थी, जो कि अब शादी लायक हो चुकी थी। मेरी माँ और पिताजी हर समय दीदी को लेकर चिंता में रहते थे, किस तरह से उसकी शादी होगी। क्योंकि जहां भी उनका रिश्ता देखते, वहां लोग दहेज में बहुत पैसा मांगते थे। पर हम लोगों के पास दहेज देने के लिए उतना पैसा नहीं था। जो भी थोड़ा बहुत हम लोग कमाते थे, वह तो घर खर्च में निकल जाता था। और सिर्फ पैसों के कारण ही मेरी दीदी की शादी नहीं हो पा रही थी। पापा को देख देख कर अब मैं भी परेशान रहने लगा था। अभी मेरी उम्र 18 साल हो रही थी। एक दिन मैंने माँ और पिताजी को आपस में बातें करते हुए सुन लिया। पापा कह रहे थे हमारे दो दो बेटे हैं, पर कोई भी कुछ काम नहीं करता। अब हम लोग अपनी बेटी राधा का शादी कैसे करवाएंगे? उसकी उम्र भी अब 20 साल हो चुकी है। हम लोग तो अभी तक दहेज के लिए पैसे भी इकट्ठे नहीं कर पाए हैं। और तो और, अब पड़ोस के लोग भी बात सुनाने लगे हैं। मेरे दो दोस्त था, जो नेपाल में काम करता था और बहुत ही अच्छा पैसा कमा रहा था। और अब मैं अपने दोस्त के पास पैसा कमाने के लिए जाना चाहता था, क्योंकि मैंने उससे फोन करके कहा था कि घर की हालत बहुत ही खराब है। क्या मैं भी तुम्हारे पास काम करने के लिए आ जाऊं? मुझे भी वहां पर कुछ काम दिला देना। इस पर दोस्त मोहित ने कहा, तू यहाँ बस आ जा, मैं तुम्हें आसानी से काम दिला दूंगा। और तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर कितने पैसे हैं। अगर तू भी हम लोगों के साथ मिलकर काम करेगा, तो फिर बहुत ही जल्द तू भी पैसा इकट्ठा कर लेगा और फिर अपनी दीदी की शादी अच्छे घर में करा सकेगा। यह सब सुनकर मैं लालच में पड़ गया कि आखिर मोहित ऐसा क्या काम करता है कि उसे इतने पैसे मिलते हैं। क्योंकि उसके पिताजी भी हमारे पिताजी की तरह ही मजदूरी क्या करते थे। लेकिन जब से मोहित नेपाल गया था, उसके घर की हालत बहुत ही सुधर गई थी। मेरा एक और दोस्त था, जिसका नाम रोहित था। वह भी नेपाल गया था और फिर कुछ दिनों के बाद वह भी वहां पर ढेर सारे पैसे कमाना लगा था। और उसके घर की हालत भी बहुत ही अच्छी हो गई थी। उसने भी हाल फिलहाल में अपनी बहन की शादी की थी, और वह भी बहुत ही अच्छे से। अगर वहां काम करके अच्छा खासा पैसा मिल जाए, तो मेरी दीदी की भी शादी अच्छे से घर में हो जाएगी। दीदी कुछ कहती तो नहीं है, पर उसकी आंखों से साफ साफ समझ आता है कि वह काफी उदास रहती है। अगले दिन मैंने माँ पापा से कहा, मैं नेपाल जाना चाहता हूँ और वहां जाकर कुछ काम करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी सुनकर कहे, तुम गांव में रहकर कुछ मजदूरी का काम क्यों नहीं कर लेते? मैंने अपने पिताजी से कहा, गांव में तो मजदूरी का काम बहुत ही कम पैसे मिलता है, जिस कारण से हमारा परिवार का खर्च भी सही ढंग से नहीं चल पा रहा है। और हमें दीदी की शादी भी तो करनी है, तो क्यों नहीं मैं अपने दोस्त के पास नेपाल ही चला जाऊं और वहां पर जाकर मैं भी काम करूं। क्योंकि मोहित और रोहित दोनों ही नेपाल में काम करके अच्छा पैसा कमा रहे थे। फिर पिताजी बोले, लेकिन बेटा, इतनी दूर अकेले कैसे रहोगे? यहाँ पर भी रहकर तुम कुछ काम कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग तुम्हारे साथ हैं, वहां पर तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे। और तुम्हारे दोस्त का क्या भरोसा, न जाने वह लोग वहां पर कौन सा काम करते हैं, जो कि दिन पर दिन अमीर होते जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है वह लोग कोई गलत काम करते हैं, क्योंकि गांव वालों भी उन लोगों को लेकर तरह तरह की बातें करते रहते हैं। परंतु मुझे पिताजी की बातें कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। और अब तो मैंने पूरा मन बना लिया था कि मुझे भी नेपाल जाना है तो जाना है। मैं जिद करने लगा कि मैं नेपाल जाकर ही रहूंगा, मैं गांव में मजदूरी नहीं करूंगा। लेकिन पिताजी थे कि तैयार ही नहीं हो रहे थे। उन्होंने फिर से गांव में मेरे लिए नया काम ढूंढ लिया, जहां पर कि मैं कुछ दिन जाकर काम भी किया। लेकिन जहां पर मैं काम करता था, वहां पर अभी बहुत ही कम पैसे मिल रहे थे, जिस कारण से अधिक पैसे कमाने के लिए भी नेपाल जाने का सपना हर वक्त देखता ही रहता था। उधर मेरा दोस्त रोहित और मोहित बार बार मुझे कॉल कर रहा था, आने को कह रहा था। मैंने उससे कहा, मेरा मन तो कर रहा है नेपाल जाने का, लेकिन माँ और पिताजी मान ही नहीं रहे हैं। मैं किसी तरह समझाकर आता हूँ। मैं दिन भर मजदूरी करता था और मौका मिलने पर खेतों में काम भी करता था। लेकिन जितने पैसे मुझे मिलते थे, उससे सिर्फ घर का खर्च ही चल रहा था। मैं अपने परिवार वालों को बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे जाने दो बाहर काम करने के लिए। माँ तो मेरे रोने लगती थी और कहती थी, नहीं, मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगी।
और फिर मेरी माँ के आंसू मेरे पैर की जंजीर बन गए थे। मैं काफी प्रयास में था कि मैं नेपाल जाऊं, और आखिरकार एक दिन मैंने माँ और पिताजी से कह दिया कि बस एक बार मुझे नेपाल जाने दो, उसके बाद मैं कभी भी जाने के लिए नहीं कहूंगा। और जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वह सारा काम छोड़कर चला आऊंगा। आखिरकार मेरे घर वाले मान गए, क्योंकि गांव में इतना कम पैसा मिलता था कि कुछ भी बचत नहीं हो पाई थी। मेरी माँ ने कहा, बेटा कुछ गलत काम मत करना और जल्दी से वापस आ जाना। मैंने कहा, फिक्र मत करो माँ, मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, मेहनत का काम करूंगा और पैसे कमाकर घर भेजूंगा। आप दीदी के लड़का ढूंढना चालू कर दो। मैंने नेपाल जाने की सारी तैयारियां कर लिया और अपने दोस्त को भी खबर भिजवा दिया कि मैं तुम लोगों के पास आ रहा हूँ। फिर जब मैं नेपाल पहुंचा तो दोस्त मुझे मिलने आए और मुझे लेकर अपने घर चले आए। मेरे दोस्त ने कहा कि हम जहाँ पर भी काम करते हैं वहां पर तुम्हारे लिए भी काम को बोल कर रखे हैं, वह लोग इस काम के अच्छे खासे पैसे देंगे, बस तुम्हें जो जो कहे और जैसे जैसा कहे वैसे ही करना। मैंने कहा ठीक है, और फिर मैं इधर उधर टहलने लगा। तभी मेरी मुलाकात वहीं पर एक पहाड़ी औरत से हुई जो बेहद खूबसूरत थी। मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर कुछ ही देर बाद मुझे इशारों से अपने पास बुलाया तो मैं हैरत में पड़ गए कि औरत तो मुझे जानती तक नहीं है, आखिरकार मुझे अपने पास क्यों बुला रही है। मैं उसके पास गया तो उसने पूछा, तुम मोहित के दोस्त हो ना? अब मुझे समझ में आ गया, शायद यह मोहित को जानती होगी। मैंने कहा, हाँ, मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। इस पर वो मुस्कुराने लगी और कही, ठीक है, तुम कल से कोठी पर आ जाना, तुम्हें काम के सारे तौर तरीका सिखा दिए जाएंगे। उसके बाद हर अमावस और पूर्णिमा की रात में तुम्हें फाइनली काम करना पड़ेगा और बाकी दिनों में तुम्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि हफ्ते में 2 दिन ही काम करना आखिर क्या काम है, और उस काम के मुझे पूरे महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसने कहा कि ट्रेनिंग के दौरान भी तुम्हें अच्छे खासे पैसे दिए जाएंगे और हर पूर्णिमा अमावस की रात में भी तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जितना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। मैं मोहित और रोहित के घर पर ही रुका था। हम तीनों ने मिलकर खाना बनाया और खाया। मैंने उनसे पूछा, दोस्त, आज मुझे एक औरत मिली थी जिसने कहा कि कल कोठी पर आ जाना, पर मुझे काम का बिल्कुल भी समझ नहीं आया। आखिर ऐसा क्या काम है जिससे वो इतने पैसे देंगे? उन लोगों ने कहा, तुम घबराओ मत, काम बहुत मजेदार है, तुम्हें इस काम में मस्ती भी होगा और खूब सारे पैसे भी मिल जाएंगे। बस तुम यहाँ ऐश करो, धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा और फिर दोबारा नेपाल छोड़कर जाने का मन भी नहीं करेगा। मैं सारी रात यही सोचता था, आखिर क्या काम करना होगा। मुझे अपने घर वालों की याद भी आने लगी थी। वह लोग तो मुझे आने भी नहीं देना चाहते थे। मेरे पापा को लगता था कि मेरे दोस्त लोग नेपाल में जरूर कोई गलत काम करते हैं, जिस कारण से इतने सारे पैसे मिलते हैं। क्या मेरे पापा को पता है कि मेरे दोस्त लोग क्या काम करते हैं? लेकिन कुछ तो गलत काम करते हैं जिस कारण से इतने सारे पैसे मिलते हैं। फिर अगले दिन मैं जब काम पर पहुंचा, चौकीदार मेरी तरफ देखकर हंसने लगा और कहा, अच्छा तो तुम ही हो नए लड़के जो यहाँ काम करने आए हो। मैंने सोचा आखिर ये देखकर मुझे हंस क्यों रहा है। मैंने कहा, मैं नया आया हूँ काम के लिए। उसने अंदर से एक नौकरानी को फोन करके बुलाया। नौकरानी मेरे पास आ गई तो मुझे अंदर लेकर जाने लगी। वह भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे समझ में नहीं आया आखिर ये लोग मुझे देखकर इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं। अंदर आने के बाद नौकरानी ने मुझे बिठाया और कहा, अभी मालकिन आकर तुमसे बात करेगी। फिर थोड़ी देर बाद ही जब मालकिन मेरे पास आई तो उन्हें देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। मालकिन की उम्र बहुत ही कम हो रही थी और वह देखने में बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सा गाउन पहना हुआ था। मैंने आज तक इतनी सुंदर औरत नहीं देखी थी, और अब जैसे मैं मालकिन को देखा मेरे अंदर हसरतें जगने लगी थी। वह बहुत ही मोहक अंदाज में मेरे करीब आई और मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहने लगी, तुम बहुत ही हैंडसम हो। और मालकिन कहीं ना कहीं सच भी कह रही थी, क्योंकि मैं सचमुच में बहुत ही खूबसूरत था। मेरा शरीर बहुत ही हट्टा कट्टा था, मेरा रंग भी बिल्कुल गोरा था और मेरी आंखें भी बहुत ही खूबसूरत थी। मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता था, जिस कारण से मेरी बॉडी बहुत ही अच्छी बन गई थी। वह औरत मेरे करीब आकर मुझे छूने लगी तो मुझे बहुत ही अजीब लगा। आखिर वह औरत ऐसा क्यों कर रही थी? फिर उसने एक जवान लड़की को बुलाया और कहा, इसका नाम स्वाति है, आज से यह तुम्हें ट्रेनिंग देगी और सिखाएगी। तुम इसके साथ साथ रहना और जो भी सिखाएगी वह सीखना। मैंने मालकिन से पूछा, आखिर मुझे क्या काम करना है? मुझे यही नहीं पता है, आप अगर मुझे बता देती हो तो मेरा काम क्या है तो मैं उसे करने को तैयार हूँ। मुझे खेतों का सारा काम आता है और मैं अभी भी अपने गांव के खेतों पर काम करके ही यहाँ वापस आया हूँ। अगर घर का भी कोई काम हो तो मैं वह भी कर दूंगा। मालकिन ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है, तुम्हें धीरे धीरे सारा काम समझ में आ जाएगा। पहले तुम यहाँ के तौर तरीके सीख लो। तुम्हें यहाँ पर उठना बैठना बोलना चालना सब कुछ सिखाया जाएगा। साथ ही एक्सरसाइज का कमरा है, वहां पर तुम्हें एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी भी बनानी पड़ेगी। स्वाति सबसे पहले मुझे एक्सरसाइज वाले कमरे में लेकर गई
और मुझे बताया कि क्या क्या एक्सरसाइज और कैसे कैसे करने हैं। 1 डेढ़ घंटे एक्सरसाइज करने के बाद उसने मुझे कहा कि जाकर नहा लो। नहाने के बाद उसने मुझे कुछ टाइट कपड़ा पहनने को दिया और फिर मुझे अजीबोगरीब चीज सिखाने लगी। लेकिन पता नहीं क्यों पहले दिन ही मुझे बहुत ही अजीब सा एहसास हो रहा था। काम करके जब मैं वापस घर आया तो मेरे दोस्त मुझसे पूछने लगे, आखिर पहला दिन काम का कैसा बीता। मैंने कहा मुझे बहुत ही अजीब लगा। उन लोगों ने मुझे काम ही नहीं दिया बल्कि अजीबोगरीब तरीके से कुछ और ही सिखा रहे थे। फिर मेरे दोस्त ने कहा, यार बस ऐस करो, इतना ज्यादा सोचो मत। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। करीब 7 दिनों के बाद मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और फिर मुझे काफी सारा पैसा दिया और कहा, कल अमावस और पूर्णिमा की रात है और कल तुम्हें मेरे द्वारा बताए गए काम करना है। तुम्हें हमारी चुनी हुई जगह पर किसी पहाड़ी औरत के साथ रात को जाना है। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। किसी औरत के साथ रात को जाना पड़ेगा? उसने कहा, कोठी की छत के ऊपर खुली जगह है। उसी खुली जगह पर तुम्हें जो काम दिया जाएगा वह करना होगा। तुम्हारे साथ एक हसीन खूबसूरत औरत और वह तुमसे जो जो करने को कहेगी तुम्हें करना होगा। उसके तुम्हें बहुत अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। इतना ही कि कभी तुम्हें आंखों से भी नहीं देखा होगा। बस तुम्हें काम को सही तरीके से अंजाम देना है। मैंने पूछा, मालकिन क्या काम करना है? अभी तक तो आपने बताया ही नहीं। मालकिन ने कहा, मैंने तो बता दिया, तुम अपने दिमाग पर जोर तो डालो, तुम्हें समझ में आ जाएगा काम क्या है। मेरे सामने इतने सारे पैसे थे कि मैंने लालच में आकर पैसे को ले लिया और कुछ बिना सोचे समझे ज्वाइंट अकाउंट में मेरे सारे पैसे जमा करवा दिए। मैं बहुत ही खुश था कि मुझे इतने पैसे मिले हैं। मैंने अपने फ़ोन पर अपने पिताजी को कहा कि यह हमारी पहली कमाई है। मेरे पापा को तो मानो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतना पैसा मिला है, वो भी 7 दिन के अंदर। उन्होंने पूछा, बेटा काम क्या है? तो मैंने सारी बातें बता दिया। मेरी बात सुनकर उन्हें कुछ शक होने लगा। उन्होंने कहा, बेटा ये कोई गंदा जाल हो सकता है। तुम पैसों के लालच में आकर कोई भी ऐसा वैसा काम मत करना कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। तुम अकाउंट से पैसे वापस निकाल लो और अगर यह लोग तुमसे कोई गलत काम करवाए तब तुम्हें पैसे उन्हें वापस कर देना। पिताजी की बात सुनकर मुझे बहुत ही घबराहट होने लगी थी। और एक तो वैसे भी जब से मुझे कहा गया कि औरत के साथ रात बिताना है, मुझे पहले से डर लग रहा था कि न जाने यह लोग मुझसे कौन सा काम करवाने वाले हैं। यह सब सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब होता जा रहा था। कोठी की छत में खुले में ऐसा क्या काम करना होगा? वह औरत मुझसे कुछ गंदा काम तो नहीं करवाएगी? या फिर कोई जादू टोना टुटका भी तो हो सकता है। पर अगर गलत होता तो मेरे दोस्त क्यों करते? हो सकता है पैसों के लालच में गलत काम करते हो। मैं काफी सोच में डूबा हुआ था कि मेरे दोस्त घर आ गए। उन दोनों ने कहा, तू कल के काम के लिए तैयार है ना? मैंने कहा कि मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है। आखिर क्या काम है? तुम दोनों बताते क्यों नहीं? वह दोनों हंसने लगा और कहा, यार कुछ ऐसा वैसा काम होता तो हम करते क्या। और कल अमावस की रात है। कल सारे राजपट से पर्दे उड़ जाएंगे। और फिर वह दोनों हंसते हंसते घर का कामकाज करने लगा। मैंने भी दोनों की मदद किया। दूसरे दिन जब मैं काम करने के लिए फिर से उस हवेली में गया तो चौकीदार मुझे देखकर हंसने लगा। सामने खड़ी नौकरानी ने कहा, आज बकरा हलाल होने वाला है। यह सुनकर तो मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। नौकरानी ने कहा, मालकिन की फसल भी बहुत खूब है। क्या मस्त नौजवान लेकर आई है। आज की रिकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छी होगी। मैं वहां से अंदर चला गया और अब एक बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। कैसी रिकॉर्डिंग? आखिर छत पर आज क्या होने वाला है? दिन भर मुझे कुछ काम नहीं था। बस एक नौकर आया, मेरे अच्छे से वैक्सीन कर दी और मेरे बदन में अच्छे से तेल मालिश कर दिया। आखिर ये सब काम क्यों हो रहा है? मेरी समझ से परे था। रात होते ही मुझे एक अजीबोगरीब कपड़ा उन्होंने पहनने को दिया। एक औरत ने मुझे कुछ एक्टिंग सिखा दिया कि तुम्हें ऐसे ही करना है। मुझे लगा शायद ऊपर कोई शूटिंग चल रही होगी जिसका नाटक का पाठ मुझे समझा रही है। तभी मेरे दोस्त वहां मुझे मिल गए। वह भी मेरे ही कमरे में थे। उन्होंने कहा, तू तैयार है ना? मैंने कहा, मुझे तो काम ही नहीं पता, किस बात की तैयारी करूं? उसने कहा, बस इतना याद रखना कि काफी पैसे मिलेंगे और राधा दीदी की शादी हो जाएगी। मोहित मसाज पार्लर का कर्मचारी के भेष में, रोहित एक डॉक्टर के भेष में और मैं पुलिस वालों कपड़े में था। मुझे पता लगे कोई एक्टिंग करनी है। पहले उन लोगों ने मोहित को बुलाया तो वह चला गया। मैं और रोहित इंतजार कर रहे थे और मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क भी रहा था कि न जाने मुझे कौन सी एक्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्टिंग के मामले में तो मैं बिल्कुल जीरो था। फिर तभी एक नौकरानी आई और रोहित को भी बुलाकर ले गई। मैंने सोचा यही मौका है, एक बार छुपकर जाकर देख आता हूँ मुझे कौन सी एक्टिंग करनी है। और अब मैं भी रोहित के पीछे पीछे छुपकर छत पर पहुंच गया और एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। मैं वहां से सब कुछ देख पा रहा था लेकिन मुझे कोई नहीं देख पाया था। मैंने देखा कि छत पर एक स्टेज बना हुआ था। एक तरफ मोहित की शूटिंग और दूसरी तरफ रोहित की शूटिंग चल रही थी। मोहित मसाज पार्लर में बहुत ही गंदे तरीके से एक लड़की का मसाज कर रहा था। वहां जो कुछ भी चल रहा था उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए। कैमरा में रिकॉर्डिंग चल रही थी।
यहाँ तो किसी तरह मूवी बनाने का काम चल रहा था। रोहित भी वहाँ पे एक लड़की का चेकअप कर रहा था जो कि पेशेंट बनकर बेड पर लेटी हुई थी। फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे वह लोग और भी तरह तरह के काम करने लगे और फिर ऐसा काम चलने लगा जिसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं तो थर थर कांपने लगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे दोस्त ये सब काम करते हैं। यहाँ तो मूवी बन रही थी, वह भी बहुत ही गंदी वाली मूवी। अब मुझे सारा माजरा समझ में आ चुका था कि यहाँ पर गंदी मूवी बनाने का काम चलता है और यह लोग भोले भाले लड़कों को इस जाल में फंसाते हैं और फिर ये मूवी वाले लोग तरह तरह के प्लेटफॉर्म पे बेचकर या फिर विदेश में बेचकर अपना धंधा कर रहे थे। आज मुझे अपने माँ पिताजी की बातें याद आ रही थी जो कि कह रहे थे ऐसा कोई भी काम नहीं होता है कि कम समय में ढेर सारा पैसा कमा लिया जाए। अवश्य वह काम गलत होता है। वह लोग मुझे इसलिए नेपाल नहीं आने देना चाह रहे थे, लेकिन मैं नहीं माना और अपने दोस्त के बहकावे में और पैसों की लालच में चला आया था। मेरे पिताजी ने इसलिए एक भी पैसे अकाउंट से नहीं निकाले थे क्योंकि उन्हें शक हो गया था कि जरूर ये पैसे गलत काम के हैं। अब मुझसे और देखा नहीं गया क्योंकि धीरे धीरे वहां पर और भी कई तरह तरह काम होने लगे थे। मैं अब सीधा छत पर से नीचे उतर गया कि तभी मालकिन आई और मुझे कहने लगी, अब तो तुम्हें सारा काम समझ में आ गया होगा, अब तुम काम करने के लिए तैयार हो ना। मैंने कहा, यहाँ क्या चल रहा है और यह कैसी मूवी है आप लोग बना रहे हैं। फिर मालकिन ने कहा, इस मूवी में बहुत ही कमाई होती है, हम इस तरह की मूवी बनाकर बेचते हैं और काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और जो जो इस मूवी में काम करता है उसे उसका हिस्सा दे दिया जाता है। मुझे अब सब कुछ समझ में आ चुका था। मैंने कहा, मालकिन मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैं इस तरह की मूवी में काम करके पैसा बिल्कुल भी नहीं कमाना चाहता हूँ। मुझे पता है कि पैसों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि अगर मैं एक बार दलदल में डूब गया तो फिर मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मैं जानता हूँ कि पैसे नहीं रहने के कारण मेरी बहन की शादी नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी मैं इस तरह गंदा काम नहीं कर सकता हूँ। अगर आप मुझे पहले बता देती यह काम करना है तो मैं कभी भी काम करने को तैयार नहीं होता। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह का काम करते हुए। फिर मालकिन मुझे रोकने की बहुत कोशिश करने लगी और कहने लगी कि ईमानदारी के पैसे में गरीबी के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। मैं भी बहुत ही गरीब घर की लड़की थी और यहाँ पर काम करने वाले सारे गरीब घर के लड़के हैं, लेकिन जब से हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया है तब से हम लोगों के पास पैसे आने लगे हैं। पहले जब हम लोगों के पास पैसे नहीं थे तो कोई भी हम लोगों की इज्जत नहीं करता था, लेकिन अब वह बात नहीं है। देखना तुम भी इतने पैसे कमा लोगे कि तुम्हारी दीदी की भी शादी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। मैंने कहा, इस तरह की वीडियो ऑनलाइन चलती है और अगर मेरी दीदी की शादी हो भी जाए और किसी को इस वीडियो के बारे में पता चल जाए तो मेरी दीदी को तो ससुराल से वैसे भी निकाल दिया जाएगा। तो क्या फायदा ऐसे पैसे कमाकर जिससे कि इज्जत ना हो। आप मुझे माफ़ कीजिए और मैं आपके सारे पैसे जो आपने मुझे दिए हैं वह सब मैं आपको लाकर देता हूँ। और फिर यह कहकर मैं बाहर निकल गया। जब मैं गुस्से में वहां से निकल कर जाने लगा, चौकीदार ने मुझे देखा। अब मुझे चौकीदार की बातों का मतलब भी समझ में आ रहा था। मैंने फैसला कर लिया, यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैंने अपना सामान लिया और अगली सुबह ही मैं अपने घर के लिए निकल पड़ा। और अब मैंने सोच लिया था कि मैं गाँव में रहकर ही मेहनत मजदूरी करूंगा और इज्जत की रोटी कमाकर खाऊंगा। दोस्तों, कई बार पैसों की लालच में हम गलत रास्ते भटक जाते हैं, लेकिन हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक रोटी कभी खाने को मिले लेकिन इज्जत के साथ खाने को मिले। इसलिए लालच में पड़कर कभी कोई गलत काम नहीं उठाना चाहिए। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।